भोले बाबा की आराधना में सभी मग्न हैं। उनके अनेक नाम हैं और उनमें से एक नाम है चंद्रपाल, क्योंकि उनके शीश पर, उनके मस्तक पर, उनके सर पर चांद विराजमान है। It is said that moon is actually an influencer on all life forms on earth और इसकी एक विशेष महत्ता रही है हमारे हिंदुइज्म में भी। इसी चांदनुमा पहेली को सुलझाने का निरंतर प्रयास मनुष्य करता आ रहा है, कभी कोई मिशन भेजकर, कभी कोई रोवर भेजकर, लेकिन अब हिंदुस्तान भी इस श्रृंखला में पीछे नहीं है। पहले भी हम चंद्रयान 1 और 2 भेज चुके हैं और हाल ही में चंद्रयान 3 भी भेजा जा चुका है। इसी विषय में चर्चा करेंगे श्री के सिद्धार्थ के साथ, जो हमारे साथ जूम के माध्यम से जुड़े हैं, हु इज एन ऑथर एंड ऑल्सो एन अर्थ साइंटिस्ट। नमस्ते सर, वेरी वार्म वेलकम टू डीडी मॉर्निंग शो। आप सभी का धन्यवाद और इस मान सम्मान के लिए आपके पास में आभार। So we all are extremely excited, every Indian today, that Chandrayaan 3 has finally been launched. We would like to start by knowing the importance of sending Chandrayaan 3. The significance of Chandrayaan 3 lies in the fact that it will be the first such type of a venture in the whole of the world to explore the far side of the moon. Now, when we are saying that we'll be able to explore the far side of the moon, that means that is an area that has been untouched by the solar radiation. That is an area that has always been perpetually, by and large, in darkness. That is an area which has remained the way it has been 4.6 billion years ago when it was formed. And that is an area which is so cold, minus 150 to 200 degrees centigrade of a temperature, that it will be having a good amount of water in a frozen state. And anyone who is able to land on such type of an area, they will catapult the technology aspect of the whole of the world in a different dimension, in the sense that no one has so far even attempted to be on the moon, and on that too on the far side of the moon. Now that means that if India is able to do so, India will go on to stamp its technological marvel for the whole of the world to follow. And that will catapult India to a major technological power. It will be a same type of a technology demonstration the way United States did when it launched its first moon mission in 1969. And that is the basic significance for India. Right. For the world, the significance is the amount of data India will be generating. For a geopolitical scenario, it will be a data that India will be able to share with the Artemis Deal Accord with United States and all of its subsidiary alliances in this case. And for economic aspect, it will be one of those exercises which India will be able to showcase to the world that in such a cheap rate as well, they can reach the moon. सर, यूँ तो चंद्रयान 3 लॉन्चिंग पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही गर्व का अवसर है, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें आम इंसान के लिए, तो कितना लाभदायक है आम इंसान के लिए? आम इंसान के लिए यह बहुत तरीके से, बहुत विधियों से लाभदायक है। पहली बात ऐसे समझिए कि चंद्रयान की जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से हम लोग 10 तरह के लिंकेज पैदा कर सकते हैं भारत में। और भारत में लिंकेज का मतलब हो गया जिसके कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज। तो स्पेस अपने आप में एक इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है और यह अच्छी खासी मात्रा में टेक्नोलॉजी से, रोजगार से या अन्य विधियों से यह क्या करेगा कि भारत में एक नए प्रकार का बिजनेस इकोसिस्टम तैयार करेगा। यह एक बात चली आती है। आप देखेंगे कि इसके लॉन्च होने के बाद में अब क्या होगा, बहुत से लोग स्पेस साइंस को पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे आईटी प्रोफेशनल बनते हैं, उसी रूप में स्पेस प्रोफेशनल बनना शुरू कर देंगे। जैसे एक समय था पेट्रोकेमिकल्स का, उसी तरह से अब स्पेस का समय आने वाला है। एक बात हो गई। दूसरी बात चली आई कि वहां पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। जो खनिज पाए जाते हैं उनमें से एक खनिज है हीलियम 3। हीलियम 3 के आप समझिए कि एक बैग में हीलियम 3 को लेकर अगर हम लोग भारत में आते हैं
और यहाँ पर नाभिकीय संलयन के सहारे अगर हम लोग उसे प्रोसेस करते हैं तो एक बैग में हीलियम-3, मतलब कि आप ऐसे ही अनुमान है ऐसा कि यह इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा दे देगा कि 1 साल तक किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। जी। तीसरी बात चली आती है कि यहाँ पर उस चंद्रमा की सतह पर ऐसे बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट, जिसे आप कहेंगे रेयर मून एलिमेंट है, पाए जाने वाले हैं। अब ऐसा ही कुछ कुछ एलिमेंट पाया गया है जिससे कि हम लोग मोबाइल के स्क्रीन बनाना हम लोगों ने शुरू कर दिया, वो पृथ्वी पर था। तो सोचिए पृथ्वी पर कुछ एलिमेंट की ऐसी जानकारी मिली जिसने कि पूरे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, क्रांतिकारी कर दिया। तो पता नहीं चंद्रमा की सतह पर ऐसा कौन सा एलिमेंट, ऐसा कौन सा मिनरल मिल जाए जो आपके पूरे इलेक्ट्रॉनिक ने किसी अन्य इंडस्ट्री को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दे। इतना ही नहीं, चंद्रमा के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो इसका बहुत सा मिलिट्री एप्लीकेशन हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस का लोगों के लिए वो टूरिज्म के ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ पर मौज मस्ती कर सकते हैं। आर्थिक के अलावा भी इसके अन्य सिग्निफिकेंस हो जाते हैं यहाँ पर। सर, इतने बड़े मिशन के पीछे बहुत महीनों की जाहिर है तैयारी रहती होगी, तो किस तरह की प्रेपरेशन जाती है ऐसे एक मिशन को लॉन्च करने के लिए? चंद्रयान में क्या हुआ था, चंद्रयान का जो मिशन था वो पूरी तरह से रिवर्स प्लानिंग पर था। रिवर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि पिछले बार में हुआ क्या था कि जो चंद्रयान हम लोगों ने भेजा था, विक्रम को भेजा था, तो विक्रम लैंड नहीं कर पाया था। तो हम लोगों ने इस बार देखा कि विक्रम किन किन कारणों से लैंड नहीं कर पाया होगा और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर समस्या थी कि वो टिल्ट कर गया तो उसको हम लोगों ने क्या किया कि फेलियर बेस्ड मैनेजमेंट किया, फेलियर बेस्ड टेक्नोलॉजी किया कि कहाँ फेल कर सकता है, टिल्ट कर सकता है तो उसके टिल्ट होने पर भी लैंड कर सके, यह काम होगा। उसके अलावा यह भी हम लोगों ने प्रिपरेशन किया कि अगर मान लेते हैं अपने पैरों पर वह तेज गति से गिरा तो उसके पैरों को भी हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग कर दिया, मजबूत कर दिया। और पिछले बार में था इसकी सीमा थी कि 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वह नीचे आ सकता है। इस बार हमने उनकी सीमा को बढ़ा दिया, 3 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, तो यह भी काम कर दिया। इसके अलावा एक और फेलियर बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम किया गया यहाँ पर, जिसकी प्रिपरेशन, और ये सारा प्रिपरेशन टेस्टिंग पर था, सारा कुछ टेस्टिंग पर था, ऑब्जेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं है। अब एक टेस्टिंग ऐसा भी चीज करके किया गया, इसमें ईंधन अधिक मात्रा में दे दिया गया। इसके नोजल थे, मतलब कि इसमें जो 5 नोजल थे उनको किस रूप में हम लोग बैलेंस कर सकें जिससे कि वह बिल्कुल आसानी से नीचे की ओर आए और संतुलित रूप में आए। उसके टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहलू को हम लोगों ने अपडेट किया इस पूरे पार्ट पर। तो इसे हम लोग कहते हैं कि बिल्ट इन बैकअप बाय वे ऑफ रिडंडेंसी। जो प्रिपरेशन था वो प्रिपरेशन था कि अगर ये फेल करता है तो हमारे पास बैकअप, अगर ये फेल करता है तो बैकअप, अगर ये फेल लेकिन करता हमें इसमें समय कितना लगा था प्रिपेयर करने में? कुल समय की अगर बात करें तो कितना समय लग गया था? पिछले चंद्रयान की तुलना में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 4 साल का समय लगा, लेकिन अगर आप पूरे टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो क्रायोजेनिक इंजन में पिछले 25 वर्षों का समय लगा, पूरे यान को बनाने में, सब चीजों को टेस्ट करने में, ये तो पूरी प्रक्रिया है। लेकिन चंद्रयान 3 के लिए विशेषकर पिछले चंद्रयान से लेकर अभी तक लगभग 4 साल का समय लगा, जिसमें कि आपने बहुत सारे फेल प्रूफ सिस्टम बना दिए। सर, चंद्रयान की अगर जर्नी की बात करें तो चांद पर लैंडिंग से पहले उसको किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, इस बारे में थोड़ा बताएं। कि चांद पर लैंडिंग से पहले क्या करते हैं हम लोग जैसे कि अगर हमारे पास रॉकेट बहुत पावरफुल होता तो हम लोग एक बार में ही चांद पर चले जाते। हमारा रॉकेट उतना पावरफुल नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी की चारों तरफ में घूमते हैं। अच्छा, घूमने का मतलब हुआ कि जैसे कि मान लेते हैं आपने एक धागा लिया और धागे के अंत में एक वेट डाल दिया, आपने एक पत्थर डाल दिया, उसे घुमाया, जहां सबसे अधिक घुमा वह थोड़ा और आगे चला गया, फिर घुमा, फिर थोड़ा और आगे चला गया। तो पृथ्वी के चारों तरफ में इसे घुमा कर पृथ्वी के ऑर्बिट से इसे बाहर करने का पहला काम होता है। यह पहला काम हो गया, मतलब कि पृथ्वी के ऑर्बिट से वह बाहर की ओर चला गया। तो यह जो पूरा पथ होता है वो इलिप्टिकल होता है, अंडाकार होता है, वह गोलाकार नहीं होता है।
अब घुमा घुमा कर इसे हम लोगों ने सबसे पहले कक्षा में स्थापित किया, उसके बाद फिर इसको बहुत तेजी से घुमाया, पैराबोलिक इलिप्टिकल पाथ लिया। इसके बाद में इसे लूनर ट्रांसफर ऑर्बिट, मतलब कि अब इसे चंद्रमा की ओर भेज देना है। तो चंद्रमा की ओर जाता है। अब चंद्रमा की ग्रेविटी इसको कैप्चर कर लेता है। जब चंद्रमा की ग्रेविटी इसको कैप्चर कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि सीधे जाता है, और चंद्रमा की ओर गोल गोल घूमते हुए धीरे 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 अपनी गति को धीमा करते रहता है, तब वो जाता है। अच्छा, जैसे वो जाता है, अब उसके बाद चंद्रमा पर लैंड करना है। तो लैंड करना है तो इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम वो इस रूप में बना हुआ है कि लैंड करने के लिए वह छिटक जाता है, अब दूर चला जाता है वहां से, और धीरे धीरे लैंड करेगा, धीरे से करेगा, नहीं तो इसकी सोचिए गति 23,000 किलोमीटर की गति से लैंड करेगा तो पर खचे उड़ जाएंगे। तो 23,000 से 30,000 किलोमीटर की गति से जो चल रहा है, उस गति को यह और धीमा करने का काम करता है। तो धीमा करने के लिए क्या करते हैं, जैसे थ्रस्ट जनरेट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बलून में आप हवा भर देती है और वह जो हवा छूटती है तो बलून आगे की ओर चला जाता है। तो अगर वह नीचे की ओर गिर रहा है तो नीचे में उसके नोजल आता है जो नीचे में खूब तेजी से हवा देता है या ऐसे थ्रस्ट जनरेट करता है। तो उसके सहारे उसकी गति को कम करते हैं, ब्रेक लगता है उस पर, और वह ब्रेक लगता है तो उस ब्रेक के सहारे वह अपनी गति को धीमा करना शुरू कर देता है। तो धीमा कर देता है, तो धीमा करने के साथ में वह ऐसा भी होता है कि अगर जैसे पिछली बार में क्या हुआ था कि वो टेढ़ा हो गया था, तो धीमा भी करे अगर, ये धीरे धीरे के नीचे को संतुलित रूप से नीचे की ओर उतरे, यह महत्वपूर्ण होता है। और जब नीचे की ओर उतरता है तो जहां पर इसका जो थ्रस्ट है, जहां पर इसकी हवा ऐसी चीज कोई निकल रही है, तो चंद्रमा की सतह पर जाएगा तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स वहां से निकलता है। वो डस्ट पार्टिकल निकलकर इस यान के चारों तरफ चिपक जाएगा। तो यह भी ध्यान रखा गया है कि इतना अधिक डस्ट धूल नहीं उड़े, चांद की धूल नहीं उड़े कि चिपक जाए और यह यान काम के लायक ही नहीं रहे। तो जब यह उतर जाता है और उतरने के बाद में इसमें से रोवर निकल जाएगा, विक्रम में से रोवर निकल जाएगा और जाकर आएगा 14 दिनों तक वह देखभाल कर आएगा और सारी सूचना दे देगा। तब हम लोग समझते हैं कि यह यात्रा पूरी हो गई। सर, आपने बताया कि यात्रा पूरी हो गई, कामना करते हैं इस बार ऐसा हो, लेकिन ये सफर कितना लंबा रहेगा, कितना समय लगेगा चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचने में, और इसके डिजाइन फीचर्स के बारे में भी हमें कुछ बताएं। इसमें एक अभी से लेकर अभी 1 महीने तक का समय लगेगा। आप समझ लीजिए कि जिस समय छोड़ा गया और उसके बाद फिर 23 अगस्त के आसपास, 23, 24, 25 अगस्त के आसपास यह उतरेगा। 3,80,000 किलोमीटर की इसकी यात्रा है यहाँ पर। तो 3,80,000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसे 23 दिन लग रहे हैं। यह इसकी मौलिक बात चली गई। अब इसके डिजाइन में क्या है? इसके डिजाइन में चंद्रयान क्या है? एक तरह का सैटेलाइट है, वह एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जी। यह इंस्ट्रूमेंट है को ले जाने के लिए एक इंजन की जरूरत पड़ती है। इस इंजन को हम लोगों ने कहा LMV, या वास्तविक रूप में GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 जो मॉडल था, जिसे बाहुबली कहा था हम लोगों ने, वह था। इसे ले जाने का काम रॉकेट करता है। अब यह रॉकेट क्या करेगा? उसे ले जाकर वहां पर छोड़ेगा। इस रॉकेट में अगर आपने रॉकेट को देखा होगा तो उसके पास में ईंधन होता है और ये ईंधन 3 तरीके का होता है। एक ईंधन होता है, इसको कहते हैं सॉलिड, और बूस्टर होते हैं इसके दोनों साइड में। जो एक मेन टैंक होता है, उस मेन टैंक के दोनों साइड में, दोनों तरफ में बूस्टर लगा होता है, उसमें सॉलिड ईंधन होता है। एक पहलू हो गया। जो मेन इंजन होता है, जो मेन फ्यूल टैंक होता है, उसमें लिक्विड होता है। लिक्विड के 2 स्टेज हैं। एक है जिसे हम लोग कहते हैं तरल स्टेज, और दूसरा है क्रायोजेनिक स्टेज है। तो तरल स्टेज है, उसमें एक ईंधन का उपयोग किया जाता है, इसको कहते हैं अल्ट्रा डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन, और वह नाइट्रिक एसिड के साथ में संसर्ग करता है और खूब ढेर सारी मात्रा में थ्रस्ट जनरेट करता है। तो करीब 108 सेकंड तक वह सॉलिड फ्यूल पर रहता है। सॉलिड फ्यूल के बाद में फिर इस पर आता है, लिक्विड पर आता है, यहाँ पर डाई मिथाइल हाइड्रोजन पर आता है, और इसकी गति तब बहुत तेज आती है। इसकी गति तब चली आती है 6,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की चली आती है। वहां 6,000 किलोमीटर की चली आती है वहां पर गति इसकी, सेकंड नहीं। और
उसके बाद यह भी इसका फ्यूल एग्जॉस्ट कर जाता है, तब आता है क्रायोजेनिक स्टेज पर। तो क्रायोजेनिक स्टेज पर वहां पर लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन इंटरेक्ट करते हैं, वह ईंधन जो थ्रस्ट जनरेट करते हैं, वह ऊर्जा जनरेट करते हैं। अब जब ये दोनों चीजें आ गई तो यह क्या करता है कि करते करते करीब 6,000-7,000 किलोमीटर से लेकर 35,000 किलोमीटर तक यह कक्षा में चंद्रयान को छोड़ देगा। अब चंद्रयान को वहां से वहां ले जाने के लिए वहां पर उसके चारों तरफ में एक हीट शील्ड होता है। हीट शील्ड का मतलब होता है कि वो एक ऐसा शील्ड है कि वह वायुमंडल से होकर जाए, और जहां पर तापमान बहुत अधिक है, वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में किसी किसी स्थान का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उस 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में वह गल नहीं जाए, उसे नुकसान नहीं हो, इसके लिए उसको हीट शील्ड होता है। तो वह हीट शील्ड है, जब इन सब चीजों से सुरक्षित हो जाता है, जब पृथ्वी को वायुमंडल से बाहर निकल जाता है, तो इस हीट शील्ड को खोल देते हैं। अब डिजाइन में है कि सबसे पहले स्ट्रैप ऑन बूस्टर से होते हैं, वो टूटकर अलग हो जाते हैं। उसके बाद फिर इसका लिक्विड इंजन अलग हो जाता है। उसके बाद इसका क्रायोजेनिक स्टेज का जो इंजन है वह अलग हो जाता है। उसके बाद में जो प्रोपल्शन सिस्टम है वह है चंद्रयान को, जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, इसे वह चंद्रमा की ओर भेजना शुरू कर देता है। तो यह चंद्रमा की ओर भेजना शुरू कर देता है, और इसमें कुछ कुछ ईंधन भी रहता है जो इसे दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जाने का काम करे, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो वो प्रोपल्शन सिस्टम उसे वहां ले जाता है, और ले जाने के बाद में वह घूमते रहता है जैसे हमने पहले बताया, और यह प्रोपल्शन सिस्टम उसको धीरे धीरे उतारने का काम करेगा। तो यह पूरा का पूरा जो डिजाइन है ऐसे ही होता है। जी सर, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि गगन से ऊंची छलांग चंद्रयान के साथ, और हम यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन कामयाब रहे। और इसी के साथ सिद्धार्थ साहब, आप हमारे साथ शो में जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका और दूरदर्शन का भी। जी शुक्रिया सर।